ऋषि सुनक का नाम जब से चर्चा में है तब से एक बार फिर से भारत और इंग्लैंड के संबंधों की चर्चा होने लगी है। और जब ये चर्चा होती है तो हम लॉर्ड माउंटबेटन का नाम न सुने, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज सोचा आपको लॉर्ड माउंटबेटन की कहानी सुनाई जाए। उनकी हत्या क्यों और कैसे हुई, क्या मकसद था, और जिस वक्त उनकी हत्या हुई उस वक्त उनकी उम्र 79 ईयर्स की थी। आमतौर पर 79 ईयर्स एक ऐसी अवस्था मानी जाती है कि उसके बाद जीवन बहुत ज्यादा शेष रहता नहीं है। क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्या है पूरी कहानी, ये मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में आप ज्यादा कुछ जाने उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ब्रिटिश रॉयल फैमिली से ऐसा क्या लेना देना था माउंटबेटन का। तो इसे समझने के लिए मुझे आपको ये बताना जरूरी हो जाता है कि माउंटबेटन का ताल्लुक था बॉटनबर्ग फैमिली से। बॉटनबर्ग जर्मनी में एक जगह है, और उस जगह से कैसे ताल्लुक हुआ माउंटबेटन का, क्यों वो महारानी एलिजाबेथ के इतने करीब थे, और क्यों उन्हें भारत का आखिरी वायसरॉय बनाया गया, क्यों इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, ये सारी बातें आप इस कहानी में जानने वाले हैं। देखिए, बॉटनबर्ग फैमिली जो है उसकी शुरुआत होती है एक जूलिया नाम की लड़की से। जूलिया नाम की ये लड़की जर्मन राज परिवार के अंदर एक दासी के तौर पर काम करती थी। और ये जो जूलिया नाम की लड़की थी ये जर्मन राजकुमारी की एक तरह से दासी थी। इसी दौरान जूलिया पर नजर पड़ी उस राजकुमारी के भाई प्रिंस अलेक्जेंडर की, और न सिर्फ नजर पड़ी बल्कि उसने उस दासी से दोस्ती कर ली। दोस्ती प्यार में बदल गई। प्यार इस हद तक परवान चढ़ा कि प्रिंस अलेक्जेंडर ने यह कहा, जो जर्मन राज परिवार से थे, कि मुझे तो इनसे शादी करनी है, और शादी कर ली गई। जाहिर है एक दासी से राजकुमार की शादी का विरोध हुआ, और लोगों ने यहां तक कहा कि इस शादी से जो बच्चे पैदा होंगे वो राज परिवार के किसी भी हक को नहीं पा पाएंगे। कारण क्या है? क्योंकि हर राज परिवार में प्रथा ये होती है कि जो रजवाड़ों से आते हैं, जो लेगेसी को फॉलो करते आ रहे हैं, हम उन्हीं को अपनी बहू या अपना दामाद बनाएंगे, और उन्हीं से पैदा हुए बच्चे उस राज परिवार का हिस्सा बनेंगे। अब प्रिंस अलेक्जेंडर क्योंकि शादी कर चुके थे जूलिया से, तो प्रिंस अलेक्जेंडर के जो बड़े भाई थे, जो कि जर्मनी में ही एक हेस नाम का प्रांत है, वहां के रूलर थे, उन्होंने कहा मैं आपकी ये समस्या हल कर सकता हूं। मैं एक बॉटनबर्ग नाम की जगह है वहां की काउंटेस बना देता हूं जूलिया को। ऐसे वो राज परिवार का हिस्सा हो जाएंगे, क्योंकि काउंटेस जो है वो शाही पदवी होती है। तो जूलिया को बना दिया गया काउंटेस ऑफ बॉटनबर्ग। यहां से बॉटनबर्ग की फैमिली की शुरुआत हुई। वो बॉटनबर्ग फैमिली जिसमें जन्मे माउंटबेटन। अब माउंटबेटन का जन्म कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूं। अलेक्जेंडर जूलिया की अब शादी हो गई थी, अब कोई दिक्कत नहीं थी। जूलिया राज परिवार की एक दावेदार बन गई थी क्योंकि वो काउंटेस हो गई थी। अब उनसे 5 बच्चे पैदा हुए, और इन्हीं 5 बच्चों में से एक थे प्रिंस लुइस। जूलिया जो कभी किसी राज परिवार से संबंधित नहीं थी, शादी के बाद प्रिंसेस बनती हैं, उनके बच्चे प्रिंस बनते हैं। और अब एक रास्ता खुल जाता है कि जूलिया के जो बच्चे हैं वो किसी भी राज परिवार में किसी भी लड़की से शादी कर सकते हैं। और इसीलिए उनके 5 बच्चों में से एक प्रिंस लुइस की शादी होती है विक्टोरिया से, प्रिंसेस विक्टोरिया से, जो कि एलिजाबेथ द फर्स्ट की परपोती लगा करती थी। यानी जो विक्टोरिया ब्रिटिश राज परिवार से ताल्लुक रखती थी, उनकी शादी हो जाती है जूलिया के बेटे प्रिंस लुइस से। और यही प्रिंस लुइस आगे चलकर जन्म देते हैं माउंटबेटन को। जी हां, तो ये जो माउंटबेटन का जन्म होता है, अब ये माउंटबेटन 2 परिवारों से जुड़े हैं, 2 राज परिवारों से। एक तो जर्मन राज परिवार से जुड़े हैं क्योंकि उनके पिता के पिता प्रिंस अलेक्जेंडर जर्मन राज परिवार से जुड़े हुए थे, और उनकी मां कौन है? विक्टोरिया। विक्टोरिया जुड़ी हुई हैं सीधे ब्रिटिश रॉयल फैमिली से। और ऐसे में एक और रिश्ता जुड़ जाता है। एलिजाबेथ सेकंड की शादी हो जाती है
प्रिंस फिलिप से, और प्रिंस फिलिप इन्हीं माउंटबेटन के भांजे हैं। यानी अब आप सारा मामला समझ चुके हैं कि कैसे एक दासी जर्मन राज परिवार के संपर्क में आती है, शादी होती है, और वही शादी का रिश्ता धीरे धीरे अब ब्रिटिश राज परिवार से जुड़ जाता है। जन्म होता है माउंटबेटन का। ये जो माउंटबेटन है, ये अपनी कजिन, जो कि 1953 में महारानी बनी इंग्लैंड की, एलिजाबेथ सेकंड, जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनके कजिन भी लगे रिश्ते से। तो ऐसे में बहुत करीबी एक रिश्ता बन चुका था, और माउंटबेटन को अपनी जवानी के दिनों से ही ब्रिटिश का जो राज परिवार था पसंद करता था, और इन्हें एम्परर ऑफ सी भी कहा जाता था, क्योंकि इन्हें ब्रिटिश रॉयल नेवी का प्रमुख बनाया गया। बहुत से महत्वपूर्ण पदों पर रहे। हालांकि इसके पीछे कहानी एक ये भी है कि ब्रिटिश राज परिवार इनसे प्यार तो करता था, लेकिन साथ ही ये भी चाहता था कि ये ब्रिटेन से दूर रहें, इसलिए इन्हें पहले नेवी का प्रमुख बनाकर भेज दिया जहाज में, देश से दूर, और फिर कुछ समय बाद इन्हें भारत का वायसरॉय बना दिया गया। यानी उस वक्त भी ये ब्रिटेन से दूर रहे। तो दोनों तरह की बातें हैं। करीबी भी थे, ब्रिटिश परिवार इन्हें चाहता भी था, राज परिवार, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें दूर भी रखता था। खैर, 1947 में जिस वक्त हमारे देश का बंटवारा हुआ, उस वक्त माउंटबेटन ने बहुत मुख्य भूमिका निभाई। उनकी वाइफ एडविना माउंटबेटन के बारे में कहा जाता है कि वो मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू के साथ पढ़ी थी। तो तीनों क्लासमेट थे, बैचमेट थे, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू और एडविना माउंटबेटन। हालांकि एडविना की बाद में शादी माउंटबेटन से हो गई, तो एडविना माउंटबेटन बन गई। इसीलिए आपने बहुत सारी तस्वीरें भी देखी होंगी जवाहरलाल नेहरू की एडविना के साथ में, क्योंकि वो लोग बैचमेट थे। खैर, अब ये पूरा मामला आगे बढ़ता है और भारत आज़ाद हो जाता है। भारत आज़ाद होने के बाद कई साल बीत जाते हैं और 1979 का साल आ जाता है। इसी साल अगस्त के महीने में माउंटबेटन की हत्या कर दी जाती है। जिस वक्त हत्या की गई, जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया, उनकी उम्र थी 79 ईयर्स। 79 साल के बुजुर्ग की हत्या, मतलब 79 साल के बाद तो जीवन ही कितना शेष बचता है। खैर, अब समझते हैं हत्या क्यों, कहां, कैसे और किसने करवाई। असल में एक कैसल है जहां पर अक्सर अगस्त के महीने में ही छुट्टियां मनाने जाया करते थे लॉर्ड माउंटबेटन अपनी बेटी, उनकी 2 बेटियां थीं, पैट्रिशिया के साथ और उनके बच्चों के साथ। अगस्त में छुट्टियां होती हैं ब्रिटेन में, और इस बार 1979 के अगस्त महीने में भी यही तय हुआ कि छुट्टियां मनाने पहुंचेंगे माउंटबेटन। अच्छा, माउंटबेटन जब भी आयरलैंड के इस गांव में छुट्टियां मनाने जाते थे तो उनके साथ सिक्योरिटी रहती थी, क्योंकि आयरलैंड से बहुत सारा थ्रेट मिल रहा था रॉयल फैमिली को। अब आयरलैंड को भी आप समझ लीजिए, आयरलैंड के भी 2 पार्ट हैं, एक नॉर्दर्न आयरलैंड जो कि यूके के अधीन था, और एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जिसे यूके ने आज़ाद कर दिया था। 17वीं सदी में ऐसा हुआ था कि जैसे हर जगह कॉलोनीज बना रहे थे ब्रिटिशर्स, तो आयरलैंड को भी अपनी कॉलोनी बना लिया था। लेकिन कुछ लोगों ने विरोध किया, तो जो साउथ पार्ट था उसको आज़ाद कर दिया गया था, उसका नाम हो गया था रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। लेकिन नॉर्थ पार्ट अभी भी इंग्लैंड ने, मतलब ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखा था, और यहीं पर एक गांव में जाकर रुका करते थे लॉर्ड माउंटबेटन, और वहां पर उनकी एक बोट भी रहती थी जिसमें वो मछलियां पकड़ने जाते थे। तो चलिए अब घटना के दिन पर आते हैं कि घटना के दिन क्या हुआ। 26 अगस्त 1979 का वो दिन था जब आयरलैंड के क्लीफिया गांव में बने क्लासीबाउंग कैसल में रहने पहुंचे थे लॉर्ड माउंटबेटन की अपनी जो मेरी बेटियां हैं और उनके जो बच्चे हैं उनके साथ मैं वक्त बिताऊंगा। 26 अगस्त 1979 को वो अपनी बोट में सवार होते हैं, मछलियां पकड़ने जाते हैं, लेकिन किसी वजह से मौसम खराब होने की वजह से उनको उतना मजा नहीं आता है, और फिर तय होता है कि अगले दिन यानी 27 अगस्त को वो फिर से समुद्र में जाएंगे। अगले दिन उन्हें जाना था, रात में बोट वहीं पार्क कर दी जाती है समुद्र के किनारे, और वहां से गाड़ी में बैठकर वो अपने क्लासीबाउंग कैसल में आ जाते हैं रहने के लिए। कहते हैं उनकी हत्या की साजिश इसी रात रची गई थी, यानी 26 अगस्त और 27 अगस्त की जो रात थी, रात को जब 2 बजे तो कुछ लोग उस बोट तक पहुंचे जिसमें अगली सुबह फिर से लॉर्ड माउंटबेटन जाने वाले थे। शैडो वी नाम की ये बोट, ग्रीन और व्हाइट कलर की, करीब 29 फुट लंबी। इसमें
कुछ लोगों ने एक पैकेट छिपा दिया। अब अगली सुबह 27 अगस्त की जब सुबह हुई, माउंटबेटन तैयार हुए। वो अपनी बेटी पैट्रिशिया और उसके 2 बच्चे 14 साल के थे, निकोलस, उनके साथ में निकलते हैं। अब सुबह लगभग 11 बजे लोग घर से निकलते हैं, कैसल से अपने। 11:30 बजे तक बोट पर पहुंचते हैं और बोट में सवार होते हैं। बोट में सवार होते हैं पैट्रिशिया, जो कि माउंटबेटन की बेटी थी, पैट्रिशिया के पति जॉन, और जॉन की मां यानी माउंटबेटन की समधन डॉरेन। इसके साथ ही उनके 2 जुड़वा नाती, पैट्रिशिया के 2 बेटे निकोलस और टिमोथी। इसके अलावा पॉल मैक्सवेल नाम का एक 15 साल का गांव का लड़का था, जो अक्सर गाइड के तौर पर चला करता था, वो भी सवार होता है। तो इतने सारे लोग इस बोट में सवार होते हैं। बोट का नाम है शैडो वी। 27 अगस्त 1979 सुबह का करीब 11:30 बजे का समय, ये सब के सब उस बोट पर सवार होते हैं और निकलते हैं समुद्र में। अभी उन्हें निकले हुए कुछ मिनट ही बीते थे कि 11:46 पर 11:46 पर एक जोरदार धमाका होता है उस बोट में और 3 लोगों की मौत हो जाती है। जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त रॉयल ब्रिटिश सेना के कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर्स पास ही की सड़क पर गश्त लगा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो अंदर है समुद्र में, और वो साथ चलने वाली सड़क पर गश्त लगा रहे थे ताकि वो नजर रख सकें। और उन्हें पता था कि इनको थ्रेट्स हैं। थ्रेट्स इसीलिए हैं क्योंकि आयरलैंड भी कॉलोनी रहा है और आयरलैंड के लोग भी आज़ादी चाहते हैं, इसीलिए वो ब्रिटिश रॉयल फैमिली को अपना संदेश देना चाहते हैं। ये बातें कई बार कही गई थी लॉर्ड माउंटबेटन से, लेकिन उन्होंने कभी मानी नहीं। उन्होंने सीधे ये कहा कि भाई मैं 79 ईयर्स का हो चुका हूं, अब तो मैं राजनीति में भी नहीं हूं, सेना में भी नहीं हूं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, रिटायर्ड आदमी हूं, मेरी जान को क्या खतरा होगा। लेकिन उस दिन वो सच साबित हुआ। एक धमाका हुआ और उस बोट में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। एक थे लॉर्ड माउंटबेटन, एक निकोलस उनका नाती, और एक वो लड़का पॉल मैक्सवेल। कहते हैं इसमें डॉरेन भी घायल हुई थी, जो कि माउंटबेटन की समधन थी, और बाद में अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया था। जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त पास ही के बोट में कुछ पर्यटक भी थे, वो भी सबसे पहले पहुंचे उस धमाके वाली जगह पर। तो देखा कि पहचान कैसे हुई लॉर्ड माउंटबेटन की, कि उनकी नीले रंग की जो जर्सी थी उसका एक हिस्सा उनके शरीर से चिपका रह गया था। ऐसे तो पहचाना गया कि ये माउंटबेटन है। और कहा जाता है कि जिन लोगों ने बम रखा था वो एक रिमोट लेकर इंतजार कर रहे थे कि हम कब बटन दबाएं, और पास ही की चट्टान के पास वो छिपे हुए थे और उन्होंने देखते हुए वो बटन दबाया था। एक और बात कही जाती है कि उस दिन ब्रिटेन में 2 और धमाके हुए जिनमें 18 लोगों की जान गई, और उसके बाद आयरिश रिपब्लिकन आर्मी नाम का एक संगठन था जिसने इस हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि हम रॉयल फैमिली को ये सीधा संदेश देना चाहते थे कि उनकी मनमानी नहीं चलेगी, इसलिए हमने रॉयल फैमिली के सदस्य को मार दिया है। तो रॉयल फैमिली को ये बताने के लिए कि आप आयरलैंड में जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, आप हमारे देश को छोड़ दीजिए, हमारे देश को आज़ाद कर दीजिए, और अपनी बात ऊपर तक पहुंचाने के लिए सीधे रॉयल फैमिली के एक सदस्य माउंटबेटन को निशाना बनाया गया, जो कि उस वक्त किसी भी तरीके की सक्रिय राजनीति या सक्रिय सेवाओं से बहुत दूर थे, एक रिटायर्ड लाइफ बिता रहे थे, अपनी बेटी और नाती के साथ मछली पकड़ने निकले थे। कहते हैं कि उस वक्त जब पूरे राजकीय शोक के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, ये पहला ऐसा फ्यूनरल था जिसे कलर टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट किया गया था और दुनिया भर के हजारों लाखों लोगों ने इसे देखा था। मैं आपको बता दूं कि भारत में भी 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा उस वक्त की गई थी जिस वक्त ये घटना है। और कहते हैं कि इस पूरे मामले में 2 लोग पकड़े गए जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली थी। एक थे थॉमस मैकमहोन, जिनको 19 साल की सजा दी गई। दूसरे पकड़े गए थे फ्रांसिस, लेकिन उन्हें बाद में बरी कर दिया गया क्योंकि सबूतों के अभाव में उनको बरी करना पड़ा। बाद में कहते हैं 1995 में एक ट्रैक्टर के नीचे आकर उनकी भी मौत हो गई। कोई नहीं जानता वो हादसा था या कुछ प्लान्ड वो था। तो ये कहानी थी लॉर्ड माउंटबेटन की, जिनका पूरा नाम लुइस फ्रांसिस अल्बर्ट विक्टर माउंटबेटन था, जो आयरलैंड के क्लीफिया गांव में गए थे अपनी बच्ची, अपनी बेटी, अपने नाती पोतों के साथ छुट्टियां मनाने, जो क्लासीबॉन्ग कैसल में रुके थे और शैडो वी नाम की एक बोट में मछली पकड़ने जा रहे थे, कि अचानक 27 अगस्त
79 79 कहते हैं 79 को। हमारे हिंदी के दर्शक कई सारे हिंदी की गिनतियां नहीं जानते हैं, तो उनके लिए मैं अक्सर हिंदी की गिनतियां भी बता देता हूँ। 1979 को हिंदी में 1979 कहेंगे, कुछ लोग 89 कह देते हैं, वो गलती करते हैं। तो वो सुबह एक रॉयल फैमिली के लिए बहुत बड़ा झटका लेकर आई। तो ये कहानी है लॉर्ड माउंटबेटन के जाने की, यानी जिस शख्स ने ब्रिटिश रॉयल फैमिली के साथ अपनी वफादारी निभाई, उसे एक दिन इस तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वजह बने आयरलैंड के लोग जो आज़ादी चाहते थे। आधा आयरलैंड तो आज़ाद हो चुका था, लेकिन बाकी का आधा जो गुलाम था वो चाहता था कि यहाँ से ब्रिटिश कॉलोनी खत्म हो जाए। तो ये कहानी है लॉर्ड माउंटबेटन की हत्या की। उम्मीद है आपको थोड़ी जानकारी इससे मिली होगी। अगर इससे जुड़े कोई सवाल हैं तो आप मुझ तक भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे आगे और भी सवाल आपको इसी तरह बताते रहें।